नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज तारीख है 5 दिसंबर 2025 5th December 2025। और आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर हम आ गए हैं आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब कुछ छान मारा है। और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा विश्लेषण की मांग करने वाली खबर से शुरू करते हैं। आज दिल्ली की सर्द सुबह में भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की गर्मी महसूस की जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें 23rd भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में है। ये कोई आम यात्रा नहीं है। बिल्कुल नहीं। 2022 के यूक्रेन संघर्ष के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैश्विक संदेश है। बिल्कुल। जब दुनिया के ज्यादातर पश्चिमी देश रूस को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत में उनका इस तरह स्वागत होना। ये भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। औपचारिक वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सीधे सीधे जीएस पेपर 2 का कोर टॉपिक है। बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स इन एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया। हाँ, और उससे भी बढ़कर ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का एक लाइव केस स्टडी है। आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे। ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि एक देश अपनी विदेश नीति और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े फैसले अपने राष्ट्रीय हितों मतलब नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लेगा, बिना किसी बाहरी दबाव के। बिना किसी बाहरी देश या गुट के दबाव में आए। ये आप कह सकते हैं गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट से एक कदम आगे है। अच्छा, उससे आगे कैसे? देखिए, नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कि हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक तरह से हम दूरी बनाए रखेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम सबके साथ काम करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम किसी से दूरी नहीं बना रहे, हम सबके साथ जोड़ रहे हैं। तो ये मल्टी अलाइनमेंट हुआ। एग्जैक्टली। ये एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है। हम अमेरिका के साथ क्वाड में भी हैं और रूस के साथ एससीओ और ब्रिक्स में भी। हम हर रिश्ते से अपने लिए अधिकतम फायदा निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब हम किसी एक टीम के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि हम अपने खुद के मैच के कप्तान हैं। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। और ये शिखर सम्मेलन इसी कप्तानी का एक प्रदर्शन है। तो इस रिश्ते की नींव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 2010 में इस साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। ये शब्द स्पेशल और प्रिविलेज्ड क्यों इस्तेमाल किए गए, कुछ खास वजह? हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रिश्ते की गहराई बताते हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं है। इसमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां विश्वास का स्तर, ट्रस्ट लेवल बहुत ऊंचा होना जरूरी है। और प्रिविलेज्ड? प्रिविलेज्ड इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को ऐसी रक्षा तकनीकें दी हैं जो वो किसी और देश को देने से हिचकिचाता है। जैसे परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन की लीज या ब्रह्मोस जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का जॉइंट डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विशेषाधिकार है, एक प्रिविलेज है जो बहुत कम देशों को मिलता है। लेकिन 2022 के बाद इस रिश्ते में एक भूचाल सा आ गया है ना? पहले ये रिश्ता मुख्यतः रक्षा पर टिका था, लेकिन अब इसकी धुरी, इसका पिवट ही बदल गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो भूचाल है ऊर्जा क्षेत्र में आया बदलाव। 2022 से पहले रूस भारत के लिए एक मामूली तेल आपूर्ति करता था। हाँ, हम तो ज्यादातर मिडिल ईस्ट से लेते थे। बिल्कुल। आज रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता, टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। G7 देशों ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाया था। उसके बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को ऊपर रखा और भारी छूट पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसने आर्थिक संबंधों की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। मतलब ये रिश्ता अब सिर्फ क्रेमलिन और साउथ ब्लॉक का नहीं रहा। नहीं, अब ये भारत के आम आदमी की जेब से भी जुड़ गया है, क्योंकि सस्ते तेल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में बहुत मदद की है। तो अब आते हैं इस शिखर सम्मेलन के कॉन्क्रीट यानी ठोस परिणामों पर। एक एक करके हर समझौते की परतें उधेड़ते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण सैन्य समझौता है,
RELOS। हाँ, RELOS पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये है क्या चीज? RELOS एक फाउंडेशनल मिलिट्री अग्रीमेंट है। इसे आप दो दोस्तों के बीच एक चाबी की अदला बदली जैसा समझ सकते हैं। चाबी की अदला बदली? हाँ, भारत ने रूस को हिंद महासागर में अपने घर यानी चुनिंदा बंदरगाहों और हवाई अड्डों की एक चाबी दी है, और रूस ने भारत को आर्कटिक और प्रशांत महासागर में अपने घर की। अच्छा। अब दोनों देशों के जहाज और लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के ठिकानों पर रुककर ईंधन भर सकते हैं, मरम्मत करवा सकते हैं और जरूरी सामान ले सकते हैं। लेकिन भारत ने तो ऐसा ही समझौता अमेरिका के साथ भी किया है, LMOA, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो रिलॉस उससे कैसे अलग है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। भारत ने अमेरिका के साथ लेमोआ, जापान के साथ ACS से और ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA जैसे कई लॉजिस्टिक समझौते किए हैं। ये तो सब क्वाड देश हैं। हाँ, और ये सब क्वाड देशों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन रिलॉस का रणनीतिक महत्व बिल्कुल अलग है। पहली बात, ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति को और पुख्ता करता है कि हम सिर्फ एक तरफ नहीं है। बिल्कुल, हम सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ ही नहीं बल्कि उनके प्रतिद्वंदी रूस के साथ भी सैन्य सहयोग को गहरा कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात है इसका ज्योग्राफिकल फोकस। ज्योग्राफिकल फोकस, इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, लेमोआ का फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक, खासकर दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर पर है। लेकिन रिलॉस भारत के लिए एक नया दरवाजा खोलता है आर्कटिक क्षेत्र का। आर्कटिक का वो क्यों जरूरी है? आर्कटिक पिघल रहा है और वहां से एक नया समुद्री व्यापार मार्ग, जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं, खुल रहा है। यह सुएज नहर के रास्ते से कहीं ज्यादा छोटा है। अच्छा। इस क्षेत्र में रूस का दबदबा है। रेलॉस के जरिए भारतीय नौसेना को आर्कटिक में ऑपरेशन करने के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा। ये भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और रूस को इससे क्या फायदा है? वो हिंद महासागर में क्यों आना चाहता है? रूस को हिंद महासागर में एक विश्वसनीय दोस्त मिलता है। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। रूस भी क्षेत्र में अपनी पहुंच चाहता है। रेलॉस के जरिए रूसी नौसेना को भारतीय बंदरगाहों पर रुकने की सुविधा मिलेगी, जिससे वो इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिक सकेगी। ये दोनों देशों के लिए एक विन विन स्थिति है। चलिए, सैन्य क्षेत्र से अब आर्थिक क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा आउटकम है ट्रेड टारगेट 2030। 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। हाँ। 100 बिलियन डॉलर। यह आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? अचीवेबल है। ये महत्वाकांक्षी तो है, एम्बिशियस है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अभी द्विपक्षीय व्यापार लगभग 68.7 बिलियन डॉलर है। तो ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है और UPSC मेंस के उत्तर में से जरूर लिखना चाहिए। वो है विशाल व्यापार घाटा, अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट। इस व्यापार घाटे के आंकड़ों को थोड़ा तोड़कर समझाइए। ये असंतुलन कितना बड़ा है? ये असंतुलन बहुत बड़ा है। मतलब कुल 68.7 बिलियन डॉलर के व्यापार में से भारत का रूस से आयात, इंपोर्ट्स, लगभग 63 बिलियन डॉलर का है। 63 बिलियन? और इसमें ज्यादातर तेल ही होगा। ज्यादातर सिर्फ एक चीज है, कच्चा तेल। वहीं भारत का रूस को निर्यात, एक्सपोर्ट्स, महज 5 बिलियन डॉलर का है। बस 5 बिलियन? मतलब हम उनसे 12 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं जितना हम उन्हें बेच रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी स्वस्थ व्यापारिक रिश्ता इतने बड़े असंतुलन पर लंबे समय तक नहीं टिक सकता। तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसी पर इस शिखर सम्मेलन में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। भारत रूस पर दबाव बना रहा है कि वो भारतीय सामानों के लिए अपना बाजार खोले। किन क्षेत्रों में? इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला, दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स। भारत दुनिया की फार्मेसी है और हम रूस को ज्यादा दवाइयां बेच सकते हैं। दूसरा, कृषि उत्पाद। और तीसरा, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, एक और बड़ा कदम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत को तेज करना। EAU? ये रूस के नेतृत्व वाला एक आर्थिक संघ है जिसमें आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी शामिल हैं। अगर ये FTA हो जाता है तो भारतीय सामानों को एक बहुत बड़े बाजार तक बिना ज्यादा टैक्स के पहुंच मिल जाएगी। और इस व्यापार में पेमेंट की भी तो एक समस्या है। डॉलर में व्यापार करने पर अमेरिकी प्रतिबंधों, सैंक्शंस का खतरा रहता है। बिल्कुल। इसी के लिए रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। मतलब अपनी अपनी करेंसी में व्यापार। हाँ, डॉलर को दरकिनार कर।
इसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जैसे एक्सचेंज रेट को लेकर, लेकिन दोनों देश इसे सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इस रिश्ते के पारंपरिक स्तंभ पर, रक्षा सहयोग, डिफेंस कोऑपरेशन। यहाँ क्या नई बातें हुई? यहाँ पुरानी प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया और कुछ नई दिशाएं तय की गईं। पहला, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो बची हुई यूनिट्स हैं, उनकी डिलीवरी में तेजी लाने पर सहमति बनी। दूसरा, Su-57, जो रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसकी आपूर्ति और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा आगे बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ा जोर तो मेक इन इंडिया पर था, है ना? हाँ, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब भारत सिर्फ एक खरीदार, अब बायर नहीं, बल्कि एक भागीदार, अब पार्टनर बनना चाहता है। इसका मतलब? इसका मतलब है कि रूस अब हमें सिर्फ हथियार बेचेगा नहीं, बल्कि भारत में ही भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर उनका संयुक्त उत्पादन, जॉइंट प्रोडक्शन करेगा। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस इसका सबसे सफल उदाहरण है। अब इसी मॉडल को दूसरे हथियारों जैसे कामोव हेलीकॉप्टर और शायद भविष्य में लड़ाकू विमानों के लिए भी लागू करने पर जोर है। इससे भारत में टेक्नोलॉजी भी आएगी और रोजगार भी पैदा होगा। रक्षा के बाद अब ऊर्जा के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ एक बहुत ही भविष्यवादी फ्यूचरिस्टिक कदम पर सहमति बनी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs में सहयोग होते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये परमाणु ऊर्जा का भविष्य है। ये पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों से कैसे अलग है? पारंपरिक परमाणु रिएक्टर बहुत बड़े होते हैं, उन्हें बनाने में सालों लगते हैं और बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होती है। SMRs, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे होते हैं, मॉड्यूलर होते हैं। मतलब? इन्हें फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और फिर ट्रक पर लाद कर किसी भी जगह ले जाकर इंस्टॉल किया जा सकता है। अरे वाह! ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं और इन्हें दूर दराज के इलाकों में भी लगाया जा सकता है, जहां बड़ी पावर लाइंस ले जाना मुश्किल है। ये भारत जैसे देश के लिए, जहां ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, एक गेम चेंजर हो सकते हैं। और रूस इसमें हमारी मदद करेगा। रूस SMRs टेक्नोलॉजी में एक लीडर है और इस क्षेत्र में सहयोग भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का क्या? वो तो रूस की मदद से ही बना है। हाँ, कुडनकुलम भारत-रूस परमाणु सहयोग का प्रतीक है। इस शिखर सम्मेलन में रूस ने कुडनकुलम की सभी मौजूदा और भविष्य की यूनिट्स के लिए परमाणु ईंधन की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। शिखर सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था कनेक्टिविटी। 2 बड़े गलियारों पर बात हुई। हाँ, और ये दोनों गलियारे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। पहला है चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। ये एक समुद्री मार्ग है ना? हाँ, जो भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई को रूस के पूर्वी तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसका क्या महत्व है? पारंपरिक रास्ता तो स्वेज नहर से होकर जाता है। पारंपरिक रास्ता बहुत लंबा है और मलक्का जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा इस रास्ते को बाईपास करता है। इससे यात्रा का समय लगभग 40 दिन से घटकर 20-22 दिन रह जाएगा। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति को रूस के पिवट टू एशिया से जोड़ता है। और दूसरा गलियारा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, INST तो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। ये एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क है। मल्टी मॉडल मतलब इसमें जहाज, रेल और सड़क तीनों शामिल हैं। ये भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते मध्य एशिया, काकशस और फिर रूस से जोड़ता है। ये कितना फायदेमंद है? ये पारंपरिक स्वेज नहर के रास्ते से 40% छोटा और 30% सस्ता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस के लिए पश्चिमी रास्ते बंद हो गए हैं, INST उसके लिए एक जीवन रेखा बन गया है। और भारत के लिए? भारत के लिए ये मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने का एक सुनहरा रास्ता है, जो पाकिस्तान के कारण अभी तक बंद था। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम मेंस के लिए एक सार निकालें तो पहला टेकअवे तो यही है कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का मजबूती से प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से ये शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति में एक नए यथार्थवाद, रियलिज्म को दिखाता है। ये सिर्फ स्वायत्तता नहीं, बल्कि एक मजबूरी भरी चतुराई है। अच्छा, भारत समझता है कि उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा, मतलब सस्ता तेल और कुछ विशेष रक्षा जरूरतों के लिए रूस की जरूरत है, ठीक उसी तरह जैसे उसे भविष्य की तकनीक और निवेश के लिए पश्चिम की। तो हम किसी एक को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। तो भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय हर रिश्ते से अपना मतलब निकालने की कला में माहिर हो रहा है। ये नेहरू की गुट निरपेक्षता 1.0
1.0 से मोदी की बहुसंरेखण 2.0 की तरफ एक यात्रा है। और दूसरा बड़ा टेकअवे आर्थिक संबंधों में आया स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। हाँ, रिश्ता अब सिर्फ क्रेता विक्रेता बायर सेलर का नहीं रहा, खासकर रक्षा में। ऊर्जा ने इसे एक नई गहराई दी है, लेकिन इसके साथ ही एक नई निर्भरता भी पैदा हुई है। तेल पर निर्भरता। हाँ, अगर कल को किसी वजह से रूस से तेल आना बंद हो जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए व्यापार में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और रक्षा निर्भरता के बारे में आपका क्या कहना है? भारत तो अब फ्रांस से राफेल और अमेरिका से ड्रोन भी खरीद रहा है। विविधीकरण तो हो रहा है और ये जरूरी भी है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म्स के लिए रूस की जगह कोई और नहीं ले सकता, जैसे परमाणु पनडुब्बी की तकनीक या हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 का विकास। इन क्षेत्रों में रूस के साथ हमारा सहयोग दशकों पुराना और बहुत गहरा है। रिलॉस समझौते पर मोहर लगना दिखाता है कि सैन्य स्तर पर जमीनी विश्वास अभी भी बहुत मजबूत है। भारत जहां एक तरफ रूस जैसे पुराने साथी के साथ अपने रिश्ते को नई परिभाषा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में रिश्तों की परिभाषा ही बदली जा रही है और संविधान को सेना के नीचे किया जा रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां 27वां संवैधानिक संशोधन पास हुआ है। ये खबर क्या है? ये पाकिस्तान के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट है, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुश्किल है। इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की सेना ने अपनी सर्वोच्चता को अब फॉर्मली संवैधानिक रूप दे दिया है। और इसी के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त किया गया है। हाँ, वो भी 5 साल के एक निश्चित कार्यकाल के लिए। ये संशोधन असल में करता क्या है? इसने संविधान में ऐसा क्या बदल दिया? इसने पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तक वहां चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CJSE का एक पद होता था। हाँ, सुना है। जो सैद्धांतिक रूप से तीनों सेनाओं का प्रमुख था, लेकिन उसके पास कोई ऑपरेशनल कमांड नहीं था। ये पद तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच बारी बारी से घूमता था। इस संशोधन ने CJCS के पद को ही खत्म कर दिया है और उसकी जगह CDF का पद बनाया गया है। हाँ, और ये कोई साधारण पद नहीं है। ये एक बेहद शक्तिशाली CDF का पद है, जो हमेशा थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही रहेगा। हमेशा। और सबसे खतरनाक बात, इस संशोधन में CDS को उसके कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी किसी भी अदालत में उसके किसी भी काम के लिए चुनौती देने से आजीवन कानूनी छूट, लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी दे दी गई है। क्या मतलब CDF अब कानून से भी ऊपर है? बिल्कुल। ये तो लोकतंत्र का मजाक है। UPSC के लिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है, खासकर GS पेपर 2 और 3 के लिए। हमें यहाँ पाकिस्तानी CDF और भारतीय CDS की तुलना करनी ही होगी। ये तुलना करनी ही चाहिए, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद 2019 में बनाया गया था। भारतीय CDS का मुख्य काम तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एकीकरण, इंटीग्रेशन और खरीद प्रक्रिया प्रोक्योरमेंट को सुव्यवस्थित करना है। वो रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार होते हैं, लेकिन उनके पास ऑपरेशनल कमांड नहीं होता है ना? एग्जैक्टली। भारतीय CDS के पास कोई ऑपरेशनल कमांड नहीं होता, यानी वो किसी बटालियन या किसी लड़ाकू स्क्वाड्रन को सीधे आदेश नहीं दे सकते। ऑपरेशनल कमांड अभी भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के पास ही है। और पाकिस्तानी CDS इसका ठीक उल्टा है। उसके पास तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर सीधा ऑपरेशनल कमांड है। वो सीधे किसी भी सैन्य ऑपरेशन का आदेश दे सकता है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार, न्यूक्लियर आर्सेनल का कमांड और कंट्रोल भी अब सीधे CDS के हाथ में दे दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव है। और ये फील्ड मार्शल की रैंक लोकतंत्र में तो ये बस एक सम्मान की तरह होती है, जैसे हमारे यहाँ फील्ड मार्शल मानेकशॉ या करियप्पा थे। बिल्कुल। भारत में ये एक 5 स्टार रैंक है जो सिर्फ सम्मान के लिए दी गई और इसके साथ कोई अतिरिक्त कार्यकारी शक्ति नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान में इस रैंक को सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार और कानूनी छूट से जोड़ दिया गया है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि एक सत्ता का स्थायी केंद्र बन गया है। तो मेंस के लिए इसका विश्लेषण क्या होगा? क्या ये एक और सैन्य तख्तापलट, मिलिट्री कू है? नहीं, ये उससे भी ज्यादा चालाकी से किया गया है और ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे? ये सैन्य तख्तापलट नहीं, बल्कि संविधान को ही बदलकर सैन्य शासन को कानूनी जामा पहनाना है।
ये डिफैक्टो मिलिट्री रूल यानी वास्तविक सैन्य शासन से डे ज्यूरे मिलिट्री रूल यानी कानूनी सैन्य शासन की तरफ एक कदम है। मतलब अब तख्ता पलट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, सेना ने भविष्य में तख्ता पलट करने की जरूरत ही खत्म कर दी है, क्योंकि अब संविधान ही उन्हें सर्वोच्च शक्ति देता है। इसका भारत पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा? इसके कई गंभीर निहितार्थ हैं। पहला, एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली कमांड, सेंट्रलाइज्ड कमांड होने से सीमा पर पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया बहुत तेज और आक्रामक हो सकती है। अब फैसले लेने में कोई देरी नहीं होगी। और दूसरा, और ये सबसे चिंताजनक है, परमाणु शस्त्रागार पर एक व्यक्ति का सीधा नियंत्रण परमाणु सीमा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बहुत कम कर देता है। आप यहाँ स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं ना, ये क्या है? हाँ बिल्कुल, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स एक सिद्धांत है जो कहता है कि जब दो परमाणु संपन्न देश को लगता है कि उनके परमाणु हथियार एक बड़े पारंपरिक युद्ध को रोक देंगे, ये हुई स्टेबिलिटी। हाँ, तो वो छोटे स्तर के संघर्षों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या प्रॉक्सी वॉर में शामिल होने का ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं। ये हुई इंस्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि सामने वाला देश एक छोटे हमले का जवाब परमाणु हमले से नहीं देगा। सीडीएफ के हाथ में परमाणु बटन होने से पाकिस्तान का ये दुस्साहस और बढ़ सकता है। मेके नारायणन के आज के संपादकीय में भी इसी तरफ इशारा किया गया है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में भारत को सबक सिखाने की आवाजें फिर से उठ रही हैं और एक शक्तिशाली सीआईडीएफ इन आवाजों को सैन्य कार्रवाई में बदलने का जोखिम उठा सकता है। और इस संशोधन में एक और बहुत ही चिंताजनक बात है जो सिविल मिलिट्री संबंधों को हमेशा के लिए बदल देगी। हाँ, वो है एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एफसीसी का गठन। ये क्या करेगी? ये कोर्ट सेना और खुफिया एजेंसियों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेगी और इसके फैसले को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या बात कर रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि सेना अब देश की न्यायपालिका के दायरे से भी पूरी तरह बाहर हो गई है। ये एक स्टेट विद इन अ स्टेट का क्लासिक उदाहरण है। पाकिस्तान में सेना संविधान को अपने हिसाब से मोड़ रही है और ठीक इसी वक्त हमें दक्षिण कोरिया की एक सालगिरह याद आती है। हाँ, जहां सेना ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की तो संसद ने कुछ ही घंटों में उसे पलट दिया। ये दिखाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र और एक दिखावे के लोकतंत्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए अब यूरोप चलते हैं, जहां एक और लोकतंत्र अपनी ही व्यवस्था से जूझ रहा है। फ्रांस में एक बड़ा राजनीतिक संकट चल रहा है। हाँ, फ्रांस में इस समय एक त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट की वजह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। सरकारें बार बार गिर रही हैं और ये फ्रांस के 5वें गणराज्य फिफ्थ रिपब्लिक की अर्धराष्ट्रपति प्रणाली सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की स्थिरता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। ये टॉपिक हमारे लिए जीएस पेपर 2 में रेलेवेंट है, जहां हम कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फ्रांस और भारत की व्यवस्था की एक तुलनात्मक चीरफाड़ करते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में क्या मूल अंतर है? सबसे बड़ा अंतर कार्यपालिका के ढांचे में ही है। फ्रांस में एक दोहरी कार्यपालिका ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। वहां एक राष्ट्रपति होता है जिसे जनता सीधे 5 साल के लिए चुनती है और वो राष्ट्र का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट होता है। और प्रधानमंत्री? और एक प्रधानमंत्री भी होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वो सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। राष्ट्रपति के पास विदेश नीति, रक्षा और अहम नियुक्तियों जैसे बड़े अधिकार होते हैं। जबकि भारत में इसके विपरीत संसदीय प्रणाली है। यहाँ प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख रियल एग्जीक्यूटिव हैं और राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र के प्रमुख नॉमिनल हेड हैं। तो स्थिरता स्टेबिलिटी के मामले में कौन सी व्यवस्था बेहतर है? ये एक जटिल सवाल है। फ्रांस की व्यवस्था तब तक बहुत स्थिर रहती है जब तक राष्ट्रपति की पार्टी के पास संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली में बहुमत हो। और अगर न हो तो? लेकिन जब राष्ट्रपति की पार्टी अल्पमत में होती है, जैसा कि अभी है, तो एक अजीब स्थिति पैदा होती है जिसे कोहैबिटेशन, सह अस्तित्व कहते हैं। कोहैबिटेशन, ये क्या होता है? कोहैबिटेशन का मतलब है कि राष्ट्रपति एक पार्टी का होता है और प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट विपक्षी पार्टी के होते हैं, क्योंकि संसद में उनका बहुमत होता है। अरे! ऐसे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच लगातार खींचतान चलती रहती है और सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में तो एंटी डिफेक्शन लॉ से कुछ हद तक स्थिरता है। हाँ, गठबंधन की राजनीति के बावजूद दल बदल विरोधी कानून जैसी चीजों ने सरकारों को कुछ हद तक स्थिरता दी है। और फ्रांस में इस मौजूदा संकट की जड़ क्या है? ये सरकारी गिर क्यों रही हैं? संकट की जड़ फ्रांस के संविधान के एक बहुत ही अनोखे और विवादास्पद अनुच्छेद में है, आर्टिकल 49.3। 49.3। हाँ,
ये एक ऐसा प्रावधान है जो प्रधानमंत्री को एक असाधारण शक्ति देता है। कैसी शक्ति? यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री को किसी भी बिल, खासकर बजट को बिना वोटिंग के संसद से पास कराने की शक्ति देता है। बिना वोटिंग के? ये तो तानाशाही जैसा लगता है। हाँ, प्रधानमंत्री बस संसद में आकर घोषणा कर देते हैं कि वो आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल पास मान लिया जाता है। लेकिन इसकी कोई कीमत तो होगी? हाँ, इसीलिए विवादास्पद है। इसकी ये कीमत है, जैसे ही प्रधानमंत्री इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष को 24 घंटे के अंदर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मौका मिल जाता है। अच्छा, और क्योंकि राष्ट्रपति की पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव पास कर देता है और सरकार गिर जाती है। यही फ्रांस में बार बार हो रहा है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। प्रधानमंत्री बिल पास करते हैं, विपक्ष सरकार गिरा देता है। बिल्कुल। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ अगर बजट लोकसभा में पास नहीं होता तो सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना ही पड़ता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। तो हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में लोकतंत्र और संविधान की अलग अलग तरीकों से परीक्षा हो रही है। अब रुख करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का, जहां से आज कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं। जी हाँ, आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई है। और मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो रेट में 25 आधार अंक यानी 0.25% की कटौती की है। हाँ, अब नया रेपो रेट 5.25% हो गया है। हालांकि आरबीआई ने अपना रुख तटस्थ यानी न्यूट्रल बनाए रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स, ये शब्द हमने कहानियों में सुना है, लेकिन इकोनॉमी में इसका क्या मतलब है? गोल्डीलॉक्स एक बच्चे की कहानी से आया है जो 3 भालुओं के घर जाती है और उसे एक दलिया मिलता है जो न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बिल्कुल सही होता है। हाँ, याद है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका मतलब है एक ऐसी शानदार और दुर्लभ स्थिति जहां विकास दर, ग्रोथ रेट बहुत ऊंची हो और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत कम हो। जस्ट राइट इकोनॉमी। एग्जैक्टली। और भारत के आंकड़े फिलहाल यही कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दूसरी तिमाही Q2 में हमारी GDP ग्रोथ 8.2% रही, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। बिल्कुल, और भविष्य का अनुमान भी बहुत अच्छा है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष FY26 फिस्कल ईयर 26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। वाओ, 7.3%? ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। FY26 फिस्कल ईयर 26 के लिए CPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का अनुमान 2.6% से घटाकर 2.0% कर दिया है। 2% महंगाई, ये तो आरबीआई के 4% 4% के लक्ष्य से भी बहुत नीचे है। हाँ, और यही गोल्डीलॉक्स स्थिति है, उच्च विकास और बहुत कम मुद्रास्फीति। इसी वजह से आरबीआई को रेपो रेट में कटौती करने की गुंजाइश मिली। चलिए कुछ और प्रमुख दरों को भी समझ लेते हैं। रेपो रेट अब 5.25% है, STF रेट 5.00% और MSF बैंक रेट 5.50% है। इन्हें एक आम एस्पिरेंट के लिए आसान भाषा में समझाइए। इसे आरबीआई का एक ट्रैफिक सिग्नल समझिए। रेपो रेट यानी 5.25% वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए उधार लेते हैं। ये मेन सिग्नल है। जब आरबीआई इसे कम करता है, मतलब वो सिग्नल को हरा कर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था की गाड़ी थोड़ी और तेज चले। और SDF और MSF? SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वो दर है जो बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रखने पर मिलती है। और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट वो पेनल्टी रेट है जिस पर बैंक आपात स्थिति में आरबीआई से रात भर के लिए उधार लेते हैं। STF और MSF उस सड़क की 2 पट्टियां हैं जिनके बीच में आरबीआई अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रखना चाहता है। तो मेंस के लिए इस कटौती का विश्लेषण क्या होगा? आरबीआई ने ये कटौती आखिर की क्यों, जब विकास दर पहले से ही इतनी अच्छी है? मुख्य कारण है महंगाई का 4% के लक्ष्य से काफी नीचे आ जाना। इसने आरबीआई को पॉलिसी स्पेस दिया, यानी दरें घटाने की गुंजाइश दी। तो ये कटौती प्रोएक्टिव है? बिल्कुल। आरबीआई को डर है कि वैश्विक मंदी, ग्लोबल स्लोडाउन और बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों का असर भविष्य में भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है।
तो ये कटौती अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज देने जैसी है ताकि विकास की गति बनी रहे। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो आरबीआई ने अपना रुख तटस्थ यानी न्यूट्रल क्यों रखा? इसे उदार या अकोमोडेटिव क्यों नहीं किया? ये आरबीआई की दूरदर्शिता को दिखाता है। न्यूट्रल रुख का मतलब है कि आरबीआई आगे और कटौती का कोई वादा नहीं कर रहा है, वो दरवाजे दोनों तरफ खुले रख रहा है। मतलब अगर भविष्य में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं या रुपए में भारी गिरावट आती है, जिससे आयातित महंगाई इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है, तो आरबीआई बिना किसी हिचकिचाहट के दरें बढ़ाने के लिए भी स्वतंत्र है। वो अभी से कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता। और रुपए की आपने बात की, रुपया हाल ही में 90 प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया था। इस रेट कट से तो सैद्धांतिक रूप से रुपया और कमजोर होना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि भारत में ब्याज दरें कम होने से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए आरबीआई ने क्या किया? इसी समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने बहुत ही स्मार्ट टूल का इस्तेमाल किया है। आरबीआई ने 5 बिलियन डॉलर के डॉलर रुपया बाई सेल स्वैप की घोषणा की है। ये बाई सेल स्वैप क्या भला है? ये कैसे काम करता है? ये मुद्रा बाजार में तरलता, लिक्विडिटी को मैनेज करने का एक बहुत ही परिष्कृत तरीका है। इसमें आरबीआई बैंकों से आज की तारीख में डॉलर खरीदता है, जिससे बाजार में रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है। और साथ ही वो भविष्य की एक तारीख पर उन्हीं बैंकों को वो डॉलर वापस बेचने का एक वायदा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा। इससे होता यह है कि तत्काल बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे रुपए को सहारा मिलता है और वो मजबूत होता है। और ये सब होता है देश के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स को स्थायी रूप से कम किए बिना। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और आम आदमी के जीवन पर इस रेपो रेट कट का क्या असर पड़ेगा? जो लोग कर्ज लेने की सोच रहे हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, उनके लिए ये अच्छी खबर है। बैंकों पर अब अपनी ब्याज दरें कम करने का दबाव बढ़ेगा, जिससे ईएमआई कम हो सकती है। और जो बचत करते हैं, जो लोग अपनी बचत पर जीते हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिक जो फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर निर्भर हैं, उनके लिए ये थोड़ी बुरी खबर है। एफडी पर मिलने वाला ब्याज अब और कम हो सकता है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी अगली अहम खबर संसद से आ रही है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। हाँ, और ये वो सुधार हैं जिनका असर हम सब पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों को एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है नामांकन सुविधा, नॉमिनेशन फैसिलिटी में बदलाव। ये क्या है? ये हम सब के लिए एक बहुत जरूरी बदलाव है। अब तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एक बैंक खाते में सिर्फ एक ही नॉमिनी बनाया जा सकता था। हाँ, ये तो एक बड़ी दिक्कत थी। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो सिर्फ एक को ही नॉमिनी बना सकता था, जिससे बाद में पारिवारिक विवाद होते थे। इस बिल ने इस सीमा को 1 से बढ़ाकर 4 कर दिया है। 1 से 4, ये तो बहुत अच्छा है। और इसमें एक साथ साइमल्टेनियस और क्रमिक सक्सेसिव नामांकन का भी विकल्प दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब खाताधारक ये भी तय कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद पैसा सभी नॉमिनी को बराबर साइमल्टेनियस मिले, या फिर पहले एक नॉमिनी को मिले और उसकी मृत्यु के बाद दूसरे को मिले, सक्सेसिव। ये तो वसीयत बनाने जैसा ही है, लेकिन बहुत आसान है। बिल्कुल। इसका सीधा असर लावारिस जमा, अनक्लेम डिपॉजिट्स की बहुत बड़ी समस्या पर पड़ेगा। लावारिस जमा, ये कितनी बड़ी समस्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के बैंकों में 42,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ऐसी पड़ी है जिसका कोई दावेदार नहीं है। 42,000 करोड़? हाँ, ये उन लोगों का पैसा है जिनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार को पता ही नहीं कि उनका पैसा किस बैंक में है, या फिर नॉमिनी ना होने की वजह से दावा प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई। ये नया नियम इस पैसे को उसके सही उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। बिल का दूसरा बड़ा प्रावधान पर्याप्त हित, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की सीमा को लेकर है। ये थोड़ा तकनीकी लगता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन बैंकों के गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक कानून ये कहता था कि अगर किसी व्यक्ति का किसी कंपनी या फर्म में 5 लाख रुपए से ज्यादा का हित है तो उसे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा और उसे बैंक के बोर्ड में डायरेक्टर बनने के लिए अयोग्य माना जा सकता था। 5 लाख? ये तो बहुत कम है। हाँ, ये सीमा 1960s में तय हुई थी। आज के जमाने में 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। इस बिल ने इस पुरानी पड़ चुकी सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। इसका फायदा क्या होगा?
इसका फायदा ये होगा कि बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के कई योग्य पेशेवर जो छोटी-मोटी कंपनियों में डायरेक्टर हैं या जिनकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है, वो अब बिना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के डर के सरकारी और निजी बैंकों के बोर्ड में शामिल हो सकेंगे। इससे बैंकों के बोर्ड की गुणवत्ता सुधरेगी। और सहकारी बैंकों, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी तो कुछ बदलाव किए गए हैं। हाँ, सहकारी बैंकों में निदेशकों डायरेक्टर्स का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इसे हमें 97वें संवैधानिक संशोधन से जोड़कर देखना चाहिए, है ना? बिल्कुल। उस संशोधन ने सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा और स्वायत्ता दी थी। ये उसी दिशा में एक और कदम है ताकि सहकारी बैंकों के प्रबंधन में स्थिरता आए। अर्थव्यवस्था में आज की तीसरी बड़ी खबर है स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। इसे लोकसभा में पेश किया गया है। 5 ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के राजकोषीय संघवाद फिस्कल फेडरलिज्म की दिशा को प्रभावित कर सकता है। ये किस बारे में है? ये विधेयक समाप्त हो रहे जीएसटी मुआवजा उपकर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस की जगह लेने के लिए लाया गया है। ये एक नया उपकर सेस होगा जो पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट जैसे डीमेरिट गुड्स पर लगाया जाएगा। इसके नाम से तो लगता है कि इससे जमा हुआ पैसा स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च होगा। हाँ, नाम यही कहता है। सरकार का तर्क है कि इस पैसे का इस्तेमाल आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं और रक्षा आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। और मेंस के लिए ये एंगल बहुत जरूरी है ना? वो पेंच क्या है? वो पेंच छिपा है संविधान के अनुच्छेद 270 आर्टिकल 270। अच्छा। जीएसटी मुआवजा उपकर जीएसटी कानून के तहत था और उसका एक हिस्सा राज्यों को भी मिलता था। लेकिन ये नया उपकर संविधान के अनुच्छेद 270 आर्टिकल 270 के तहत लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होगा। एग्जैक्टली। आर्टिकल 270 साफ साफ कहता है कि केंद्र द्वारा लगाए गए किसी भी सेस या सरचार्ज को उस विभाज्य पूल से बाहर रखा जाएगा जिसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। मतलब सारा पैसा केंद्र के पास 100% केंद्र सरकार की तिजोरी में जाएगा और राज्यों को इसमें से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो राज्यों की चिंता तो जायज है, वो इसे सेसिफिकेशन कह रहे हैं। बिल्कुल। राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाने की बजाय उपकर का रास्ता अपना रही है ताकि उसे राजस्व को राज्यों के साथ साझा न करना पड़े। ये सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। इस बिल में पान मसाला उद्योग में कर चोरी रोकने के लिए भी एक दिलचस्प उपाय है। हाँ, और ये एक बहुत ही इनोवेटिव कदम है। पान मसाला उद्योग में खासकर छोटे निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन को कम दिखाकर कर चोरी की जाती है। तो अब क्या होगा? तो अब सरकार ने कहा है कि उपकर वास्तविक उत्पादन एक्चुअल आउटपुट के आधार पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में लगी मशीन की उत्पादन क्षमता डीम्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर लगाया जाएगा। मतलब मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स देना होगा। हाँ, अगर आपकी मशीन 1 घंटे में 1000 पाउच बना सकती है तो आपको टैक्स उसी हिसाब से देना होगा, भले ही आप अपने खातों में दिखाएं कि आपने सिर्फ 100 पाउच बनाए हैं। ये टैक्स लीकेज को रोकने का एक बड़ा और प्रभावी कदम हो सकता है। वाकई काफी बड़ा कदम है ये। अब रुख करते हैं आंतरिक सुरक्षा का, और ये खबर सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अब खतरा सिर्फ किसी गुमराह युवक से नहीं बल्कि उस प्रोफेसर से भी हो सकता है जो आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं अल फलाह विश्वविद्यालय आतंकी मॉड्यूल की, जिसे व्हाइट कॉलर जिहाद का नाम दिया जा रहा है। ये दिल्ली के लाल किला विस्फोट की जांच के दौरान सामने आया है। जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में एक बहुत ही परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ये आतंकवाद का एक बिल्कुल नया और खतरनाक ट्रेंड है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाले टॉपिक से सीधे जुड़ता है। इस व्हाइट कॉलर शिफ्ट का असल मतलब क्या है? ये पारंपरिक आतंकी मॉड्यूल से कैसे अलग है? इसका मतलब है कि अब आतंकवादी संगठन भर्ती के लिए अशिक्षित, गरीब या गुमराह युवकों की जगह समाज के पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित तबके को निशाना बना रहे हैं। उच्च शिक्षित प्रोफेशनल। हाँ, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट्स को भर्ती किया जा रहा है। अल फलाह मॉड्यूल में मेडिकल डॉक्टर और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शामिल थे। लेकिन आतंकवादी संगठन ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन पढ़े लिखे लोगों को भर्ती करने के उनके लिए क्या फायदे हैं? इसके कई रणनीतिक फायदे हैं। पहला, इनके पास तकनीकी ज्ञान होता है। एक डॉक्टर या केमिस्ट्री का प्रोफेसर जानता है कि खतरनाक रसायनों को कैसे संभालना है और उनसे विस्फोटक कैसे बनाना है। दूसरा,
समाज में इनकी उच्च प्रतिष्ठा होती है, जिसे सोशल कैमोफ्लेज कहते हैं। इन पर कोई आसानी से शक नहीं करता। सही बात है। और तीसरा, ये लोग फंड जुटाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शैक्षिक ट्रस्टों, चैरिटी और एनजीओज जैसे कानूनी ढांचों का इस्तेमाल बहुत चतुराई से कर सकते हैं। इस खास मॉड्यूल की कार्यप्रणाली यानी मोडस ऑपरेंडी क्या थी? इनकी कार्यप्रणाली बहुत ही सुनियोजित थी। इन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का इस्तेमाल एक सुरक्षित ठिकाने और भर्ती के केंद्र के रूप में किया। ये लोग छात्रों और स्टाफ को कट्टरपंथी बनाने के लिए बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे ऐतिहासिक और भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल करते थे। और जांच में क्या पता चला? जांच में पता चला है कि इन्होंने विश्वविद्यालय के पास ही खिराए के मकानों में 2900 किलोग्राम विस्फोटक जमा कर रखा था। 2900 किलो? हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का एक जगह जमा होना स्थानीय खुफिया तंत्र की एक बहुत बड़ी विफलता को भी दर्शाता है। और फंड्स का क्या? ईडी की जांच में क्या सामने आया? ईडी की जांच में एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट सामने आया है। पता चला है कि विश्वविद्यालय से जुड़े ट्रस्ट का इस्तेमाल यूके और यूएई जैसे देशों से फंड लॉन्ड करने के लिए किया गया। मतलब चैरिटी के नाम पर? हाँ, ये पैसा चैरिटी और शिक्षा के नाम पर आता था और फिर हवाला चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह है कि यह उस पुरानी और सरल धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है कि गरीबी और अशिक्षा से आतंकवाद फैलता है। ये तो पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल। अब हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद का मुख्य कारण आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक कट्टरता, आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अब सिर्फ बस्तियों और मदरसों में ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी नजर रखनी होगी। और निजी विश्वविद्यालयों और ट्रस्टों की निगरानी? उनकी वित्तीय ऑडिटिंग और निगरानी की पूरी व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है। अब साइबर गवर्नेंस से जुड़ी एक खबर पर आते हैं। दूरसंचार विभाग डीओटी ने अपना वो आदेश वापस ले लिया है जिसमें मोबाइल निर्माताओं के लिए सभी नए स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया था। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और ये निजता बनाम सुरक्षा, प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी की एक क्लासिक बहस को फिर से सामने लाता है। ऐप तो बहुत यूजफुल है। हाँ, संचार साथी पोर्टल और ऐप खोए हुए या चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी सरकारी टूल है। लेकिन सरकार ने आदेश दिया था कि इस ऐप को फोन में पहले से इंस्टॉल करके देना होगा और यूजर उसे हटा भी नहीं पाएगा। इसी बात पर विवाद हुआ। तो मेंस के लिए इसका विश्लेषण क्या होगा? ये फैसला क्यों वापस लिया गया? इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, निजता का अधिकार। जब कोई ऐप फोन में अनिवार्य रूप से डाल दिया जाता है और उसे हटाया नहीं जा सकता तो उसे ब्लोटवेयर कहते हैं। और इससे सरकारी निगरानी का खतरा था। हाँ, आलोचकों का तर्क था कि यह स्टेट सर्वेलेंस का एक जरिया बन सकता है। क्या सरकार इस ऐप के जरिए नागरिकों की लोकेशन या डेटा को ट्रैक कर सकती है? ये सवाल उठाए गए। और क्या ये किसी न्यायिक मानक पर खरा नहीं उतरता? बिल्कुल। ये अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध केएस पुत्तास्वामी जजमेंट में दिए गए अनुपातिकता परीक्षण, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर शायद खरी नहीं उतरती। अच्छा। उस ऐतिहासिक फैसले में कहा गया था कि निजता के अधिकार पर कोई भी रोक 3 शर्तों को पूरा करनी चाहिए। वो कानूनी हो, उसका एक तर्कसंगत उद्देश्य हो और वो अनुपातिक हो। मतलब जितनी जरूरत हो उतनी ही घुसपैठ। हाँ, इस मामले में एक स्वैच्छिक ऐप, वॉलंटरी ऐप एक सेवा है, लेकिन एक अनिवार्य नॉन रिमूवेबल ऐप एक अनावश्यक घुसपैठ है। और शासन, गवर्नेंस के दृष्टिकोण से ये फैसला क्या कहता है? शासन के दृष्टिकोण से देखें तो आदेश को इतनी जल्दी वापस लेना एक सकारात्मक बात है। ये दिखाता है कि सरकार फीडबैक सुन रही है। लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पर भी सवाल उठाता है ना? हाँ, ये इस बात को भी उजागर करता है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में शायद जल्दबाजी की गई और सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स से पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। एक अच्छी नीति बनाने के लिए प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। चलिए अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। आज 5 दिसंबर है और आज दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। और इस साल 2025 की थीम बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। ये तो एक बड़ा बदलाव है। अब तक मिट्टी की बात मतलब खेती, अब शहर। हाँ, ये थीम एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तक जब भी हम मिट्टी या सॉइल की बात करते थे तो हमारा ध्यान सिर्फ ग्रामीण भारत और कृषि पर जाता था, लेकिन अब फोकस शहरी मृदा प्रबंधन, अर्बन सॉइल मैनेजमेंट पर आ गया है। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 1 ऑर्बनाइजेशन और जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट
दोनों के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो आज के संपादकीयों से क्या मुख्य बातें निकल कर आई हैं? सबसे बड़ी समस्या जिस पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मृदा सीलिंग। सॉइल सीलिंग ये एक बहुत ही सरल लेकिन खतरनाक प्रक्रिया है। इसका मतलब है पृथ्वी की प्राकृतिक और पारगम्य परमिएबल सतह को कंक्रीट और डामर, एस्फल्ट जैसी अपारगम्य इम्परमिएबल चीजों से ढक देना। सड़कें, पार्किंग लॉट, इमारतें, ये सब सॉइल सीलिंग के उदाहरण हैं। और इस मृदा सीलिंग के परिणाम क्या होते हैं? इसके 3 भयानक परिणाम होते हैं। पहला, शहरी तापद्वीप अर्बन हीट आइलैंड्स का निर्माण। मिट्टी में नमी होती है और वो वाष्पीकरण के जरिए अपने आसपास के वातावरण को ठंडा रखती है, जबकि कंक्रीट गर्मी सोखता है। हाँ, कंक्रीट और डामर दिन में सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और रात में उसे छोड़ते हैं, जिससे शहर गांवों की तुलना में कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। दूसरा, विनाशकारी शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड्स। जब मिट्टी को कंक्रीट से ढक दिया जाता है तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता, इसीलिए शहरों में पानी भर जाता है। हाँ, भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज शून्य हो जाता है और सारा पानी सड़कों पर बहने लगता है। और तीसरा, जैव विविधता का विनाश। मिट्टी करोड़ों सूक्ष्म जीवों का घर होती है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम शहरों में निर्माण कार्य रोक दें? नहीं, निर्माण कार्य रोकना समाधान नहीं है। समाधान है स्मार्ट और टिकाऊ शहरी नियोजन, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। इसके लिए क्या उपाय है? कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जैसे डीपेविंग यानी जहां जरूरी न हो वहां से कंक्रीट और डामर को हटाना, हरित अवसंरचना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जैसे ग्रीन रूफ्स और वर्टिकल गार्डन्स। और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है स्पंज शहर, स्पंज सिटीज को अपनाना। हाँ, इस स्पंज शहर की अवधारणा क्या है? सुनने में बहुत अच्छी लगती है। ये शहरी नियोजन का एक क्रांतिकारी तरीका है जिसे चीन जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। इसमें शहर को एक प्राकृतिक स्पंज की तरह डिजाइन किया जाता है। मतलब? शहर में ज्यादा से ज्यादा पार्क, झीलें, तालाब और पारगम्य फुटपाथ, परमिएबल पेवमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि शहर बारिश के पानी को सोख ले। फिर इस सोखे हुए पानी को धीरे धीरे नदियों में छोड़ा जाता है या भूजल को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे बाढ़ भी रुकेगी और पानी भी बचेगा। बिल्कुल, बाढ़ भी रुकती है, जल संरक्षण भी होता है और शहर ठंडा भी रहता है। ठीक है, अब समय है कुछ त्वरित पुनरीक्षण का, प्रीलिम्स फैक्ट्स का। मैं एक एक करके बताती हूँ और आप चाहें तो इस पर एक लाइन जोड़ सकते हैं। जरूर। पहला, रीलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, भारत और रूस के बीच हुआ एक फाउंडेशनल सैन्य लॉजिस्टिक समझौता। दूसरा, संचार साथी, दूरसंचार विभाग डीओटी का एक पोर्टल और ऐप जो खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने में मदद करता है। तीसरा, प्रोबा 3, ये ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसे हाल ही में ISRO के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये 2 सैटेलाइट का एक मिशन है जो मिलकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाकर। चौथा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद नियुक्त हुए पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF। पांचवा, अनुच्छेद 270, भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है। यह उपकर, सेस और अधिभार सरचार्ज को विभाज्य पूल से बाहर रखता है। छठा, गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था, एक ऐसी आदर्श आर्थिक स्थिति जहां उच्च विकास दर के साथ साथ निम्न मुद्रास्फीति भी हो। सातवां, अनुच्छेद 49.3, फ्रांसीसी संविधान का एक विवादास्पद प्रावधान जो प्रधानमंत्री को बिना वोटिंग के संसद से बिल पास करने की असाधारण शक्ति देता है। आठवां, कृष्णवेनी संगीता निर्जनम, यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर आयोजित किया गया एक भव्य कर्नाटक संगीत समारोह है। ये सभी तथ्य सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं मेंस अभ्यास प्रश्न पर। आज की चर्चा के आधार पर 2 प्रश्न। पहला, GS पेपर 2 से पूछिए। रणनीतिक स्वायत्ता समान दूरी के बारे में नहीं बल्कि विकल्पों को अधिकतम करने के बारे में है। पश्चिम से आर्थिक दबाव का सामना करते हुए रूस के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करने के भारत के फैसले के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। 250 शब्द। इसका उत्तर लिखने का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। परिचय में रणनीतिक स्वायत्ता की आधुनिक परिभाषा बताएं
कि यह मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। और बॉडी में? मुख्य भाग में कथन के दोनों हिस्सों को संबोधित करें। पहले बताएं कि ये समान दूरी इक्वी डिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि भारत के रिश्ते हर देश के साथ अलग अलग हैं। फिर बताएं कि यह विकल्पों को अधिकतम मैक्सिमाइजिंग ऑप्शंस करने के बारे में कैसे है। यहाँ उदाहरण देने होंगे। हाँ, उदाहरण दें। रूस से हम ऊर्जा सुरक्षा और विशिष्ट रक्षा तकनीक ले रहे हैं। पश्चिम से हम आधुनिक तकनीक, निवेश और बाजार तक पहुंच चाहते हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आप एस जयशंकर की किताब द इंडिया वे का भी उल्लेख कर सकते हैं। और निष्कर्ष में संक्षिप्त में बताएं कि यह भारत की यथार्थवादी, रियलिस्ट और आत्मविश्वास से भरी विदेश नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखती है। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न जीएस पेपर 3 से। व्हाइट कॉलर आतंकवाद का उदय भारत की आंतरिक सुरक्षा तंत्र के लिए एक अनूठी और जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। अल फलाह विश्वविद्यालय मॉड्यूल के प्रकाश में ऐसे मॉड्यूल की विशेषताओं का विश्लेषण करें और उनका मुकाबला करने के लिए उपाय सुझाएं। 250 शब्द। यहाँ परिचय की शुरुआत सीधे अल फलाह मॉड्यूल के हालिया खुलासे से करें और व्हाइट कॉलर आतंकवाद को परिभाषित करें। बॉडी को 2 हिस्सों में बांटना होगा। मुख्य भाग को 2 हिस्सों में बांटें। पहले हिस्से में इन मॉड्यूल की विशेषताओं का विश्लेषण करें। उच्च शिक्षित सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग, सामाजिक आवरण का लाभ, कानूनी संस्थाओं का दुरुपयोग और वैचारिक कट्टरता पर जोर। और दूसरे हिस्से में उपाय। हाँ, जवाबी उपाय सुझाएं। ये बहुआयामी होने चाहिए। वित्तीय खुफिया जानकारी को मजबूत करना, निजी शिक्षण संस्थानों और चैरिटी की सख्त नियामक निगरानी, साइबर स्पेस में कट्टरता पर नजर रखना, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय। और निष्कर्ष में इस बात पर जोर दें कि इस नई चुनौती से निपटने के लिए एक पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर सोचने की जरूरत है। चलिए अब आज के ज्ञान को परखते हैं एक छोटे से क्विज के साथ। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। प्रश्न 1, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक बैंक खाते के लिए नॉमिनी की संख्या की सीमा 1 से बढ़ाकर 4 करता है। 2, यह 97वें संवैधानिक संशोधन के साथ तालमेल बिठाने के लिए सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल घटाता है। 3, यह पर्याप्त हित की मौद्रिक सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, 1 और 3, सी, 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी, 1 और 3। कथन 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, जैसा कि हमने चर्चा की। कथन 2 गलत है, क्योंकि सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 साल से घटाया नहीं गया, बल्कि बढ़ाकर 10 साल किया गया है। प्रश्न 2, रेलोस शब्द जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? ए, गगनयान मिशन के लिए रूस के साथ एक अंतरिक्ष सहयोग समझौता। बी, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता। सी, भारत और रूस के बीच एक सैन्य लॉजिस्टिक सहायता समझौता। डी, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक दीर्घकालिक परमाणु ईंधन आपूर्ति समझौता। सही उत्तर है सी। रेलोस का पूरा मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो भारत और रूस के बीच एक सैन्य लॉजिस्टिक समझौता है। प्रश्न 3, स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किसे बदलने का लक्ष्य रखता है? ए, शिक्षा उपकर। बी, स्वच्छ भारत उपकर। सी, जीएसटी मुआवजा उपकर। डी, कृषि कल्याण उपकर। सही उत्तर है सी। यह विधेयक समाप्त हो रहे जीएसटी मुआवजा उपकर, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस की जगह लेने के लिए लाया गया है। प्रश्न 4, विश्व मृदा दिवस 2025 की थीम क्या है? जहां भोजन शुरू होता है, मिट्टी की लवण का रोकें, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाएं, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें। सही उत्तर है सी,
2025 की थीम शहरी मृदा स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जो एक नया और महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। और आखिरी प्रश्न 5, संचार साथी पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, गृह मंत्रालय, सी, संचार मंत्रालय, डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही उत्तर है सी। यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की एक नागरिक केंद्रित पहल है। तो चलिए आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हैं। आज के प्रमुख टेकअवेज हैं: भारत रूस शिखर सम्मेलन में हुआ ऐतिहासिक रियोलॉजिक समझौता और आर्थिक संबंधों का ऊर्जा केंद्रित होना, पाकिस्तान में CDF के पद का सृजन और लोकतंत्र का सिकुड़ना, RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती और भारतीय अर्थव्यवस्था की गोल्डीलॉक्स स्थिति। ₹9 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।